फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना। अब ये जो टॉपिक है ये 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। चाहे आप जो भी करें तो इस टॉपिक को छोड़ना इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि 4 मार्क्स फोकट के मिलते हैं। और आपको मैं आखिरी में ये भी बता दूंगा कि देखो ये 4 मार्क्स में ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, तो जब 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो बचे अब 56, क्योंकि अपने को 60 लाने एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें 4 ऑन 4 ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है? भाई डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं। हर 5 साल के लिए ये एफटीपी बनती है और हर साल इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं। अब सबसे पहला सर, सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक द प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरेन ट्रेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए प्रोविजंस बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है। वर्ड याद रखना, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, रेगुलेट। क्या? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी बनाएगी और इसको टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, जिसी को हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। पहले इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोला जाता था। फिर सर ये अपॉइंट करेंगे किसको? डीजीएफटी को अपॉइंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। अब ये एक क्वेश्चन 4 पॉइंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कंट्रोलिंग फॉरेन ट्रेड, प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, रेगुलेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो टू अपॉइंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस करी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, किसने अनाउंस करी? तो डीजीएफटी को ये पूरा काम सौंपा गया। तो डीजीएफटी जनरली अनाउंसेस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? आ सकता है एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन ही आना है। सबसे पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन। सर ये बताएगा हमको कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्री टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अनलेस रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक पॉलिसीज और लॉ, कि किस किस को आप फ्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। 3 कैटेगरी में इन्होंने क्लासिफाई करा, एक तो फ्री, एक रिस्ट्रिक्टेड और एक प्रोहिबिटेड। तो ये ध्यान रखना, FRP। फिर सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। सर वो गुड्स जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अलाउड है बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब स्पेशल परमिशन या लाइसेंस के थ्रू आप इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, ड्यूटी एग्जम्पशंस, रिफंड की स्कीम्स। तो मंत्रा सिंपल है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। फिर कैपिटल गुड्स एंड स्पेशल स्कीम। सर कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अंडर द EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, और ऑल द प्रोडक्शन बेनिफिट अंडर EOU और SEZ स्कीम। EOU बोले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, SEZ बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब सर डीम्ड एक्सपोर्ट, कहीं कहीं पे सरकार जो डोमेस्टिक सप्लाई से उसे भी डीम्ड एक्सपोर्ट का दर्जा देती है और आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये है हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ FTP। एक क्वेश्चन बनता है। फिर सर FTP कब फोर्स में आई? तो FTP फोर्स में आया हमारा 1 अप्रैल 2023 से। WTO के क्या प्रोविजंस है? बहुत सिंपल, तो 4 मेन WTO की गाइडलाइन। पहला, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, प्रिडिक्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट एक्सेस, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, इंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब एक चीज हमेशा याद रखना, देख बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना वो ज्यादा आएंगे। जैसे इसमें 4 पॉइंट है तो एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी चेक करने में, तो ये पॉइंट वाले याद रखना। अब जैसे इसमें पॉइंट है तो ये पॉइंट वाले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सर FTP में कौन कौन सी ऑथोरिटीज इन्वॉल्व है? जनरली 4 ऑथोरिटीज इन्वॉल्व है। एक है अपना DGFT। DGFT ऑथोराइजेशन इशू करता है। ऑथोराइजेशन का मतलब आप समझो लाइसेंस इशू करता है। और DGFT एक नंबर देता है जिसको बोलते हैं IEC नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को। विदाउट IEC नंबर ना तो इंपोर्ट परमिटेड है और ना ही एक्सपोर्ट परमिटेड है। फिर सर सबका बाप CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये किसके कंट्रोल में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर CBIC,
और फिर सीबीआईसी में दो बातें, एक तो कस्टम और एक जीएसटी, ठीक है। तो देखो सर, कस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कस्टम क्या फॉलो करता है? कस्टम फॉलो द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय डीजीएफटी। उसके बाद सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो भी हमारा फॉरेन करेंसी आएगा जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और फिर है हमारा स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। सर सम टैक्सेबल पर्सन्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज। तो यहाँ पे स्टेट जीएसटी कंट्रोल करेगी। डन, आगे आ जाओ सर। अब ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान क्या क्या चीजें अचीव करने को एम करता है। सबसे पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम। भाई देखो, कॉस्ट बचना चाहिए और जल्दी जल्दी प्रोसेस होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। कार्गो रिलीज टाइम कम होना चाहिए। बार बार इंपोर्टर एक्सपोर्टर को आधा टाइम तो कार्गो वहां पे पोर्ट पे पड़ा रहता है, उसका टाइम इतना सारा लग जाता है। पेपरलेस, फिर ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल लीगल रिजिम, पता तो होना चाहिए कि हमको कौन कौन सी अथॉरिटीज के पास जाना है, अपील में कहाँ जाना है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कहाँ जाना है, हर जगह अपने को पता होना चाहिए। फिर इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया होना चाहिए। एक ऐप तो नहीं, वेबसाइट आइस गेट कस्टम की काफ़ी शानदार वेबसाइट है जो हमारी सीबीआईसी ने बनाई है, इसके थ्रू आजकल सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। चलो सर, फॉलोइंग ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स आर प्रोवाइडेड अंडर एफटीपी। अब एफटीपी ने क्या क्या करा? सबसे पहला, फ्री पैसेज एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। जो भी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। गुड्स का सीजर नहीं करा जाएगा अनलेस एंड अंटिल इन एक्सेप्शनल केसेस। सिंगल विंडो सिस्टम रहेगी, ठीक है। फॉर एक्सपोर्टिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स, जो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है। एक स्कीम है निर्यात बंधु स्कीम। ये आयात निर्यात समझते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आयात निर्यात बोलते, तो इसका स्कीम का नाम है निर्यात बंधु स्कीम। तो डीजीएफटी ने स्कीम बनाई है निर्यात बंधु स्कीम, जहाँ पे मेंटरिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, जो न्यू एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे प्रोग्राम्स लाइक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स ये भी बनाए गए। फिर डीजीएफटी का एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, जहाँ पे ERCMC, RC, ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और ये सब काम होते हैं। फिर IT इनिशिएटिव एंड हेल्प डेस्क, तो डीजीएफटी भाई पेपरलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, 24/7 हेल्प डेस्क देता है। कस्टम डिपार्टमेंट मेजर, कस्टम डिपार्टमेंट ने मल्टीपल ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स टू ईज द एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू करें, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हाँ भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, अब ये क्या है सर ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर? देखो, कोई भी धंधा जो इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंगेज्ड है उसको AEO स्टेटस मिलेगा अगर कस्टम अप्रूव कर दे और इफ यू आर कंप्लाइंट विद सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो अगर आप सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हो और कस्टम अगर आपको अप्रूव कर देता है तो फिर उस केस में यू विल बी कॉल्ड एज ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, ठीक है सर। ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कस्टम ट्रीटमेंट, तो प्रेफरेंशियल कस्टम ट्रीटमेंट मिलेगा। और सर एक एग्रीमेंट है, नाम याद रखना, MRA एग्रीमेंट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। और ये जो सर MRA एग्रीमेंट है इसकी मदद से आपको बहुत सारे कस्टम में फायदे मिल जाएंगे। फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, आप खुद ही सर्टिफाई कर दूं, ठीक है। आगे आ जाओ, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, सर जो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद कर रहे हैं उन्हें एक और रिकॉग्निशन मिलेगा, डेट इज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो इनको सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। फिर स्टेटस होल्डर, अब सर ये स्टेटस होल्डर इनको स्टार दिया जाएगा, जैसे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 3, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस $15 मिलियन का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, 3 स्टार 50, 4 स्टार 200, 5 स्टार 800। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये 3 साल मतलब तीनों साल में इतना होना चाहिए एवरेज, ठीक है सर।
ये तो बहुत ही सही है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई ये 3, 15, 50, 280 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन्होंने बोला हम FOB एक्सपोर्ट अर्निंग्स लेंगे, FOB में कन्वर्ट करेंगे और एज पर द फॉरेन करेंसी रेट, और कौन से दिन पे रेट लिया जाएगा? एक्सचेंज रेट ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फिर सर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल। आप ये नहीं कर सकते, आपका एक IAC नंबर अलग है, दूसरे का IAC नंबर अलग है, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर सर ये जो स्कॉमेट आइटम है, स्कॉमेट आइटम का मतलब क्या होता है? आगे आएगा स्कॉमेट आइटम, स्पेसिफिक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके एक पूरा फुल फॉर्म है स्कॉमेट आइटम्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्कॉमेट आइटम। अब ये भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में इंक्लूड हो जाएंगे आपके स्कॉमेट आइटम। फिर डबल वेटेज क्राइटेरिया, सर जो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है ना, ये एक्सपोर्ट बाय माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनको डबल वेटेज ग्रांट करा। डबल वेटेज का मतलब है भले आपने 1.5 का करा हो, मतलब अगर आपने $1.5 मिलियन का करा हो तो भी हम आपको $3 मिलियन बता देंगे और आपको ये स्टार दे देंगे, ठीक है। अब सर क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं स्टेटस होल्डर के? भाई सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर करा दो, बढ़िया है सर। फिर इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आपका प्रायोरिटी पे फिक्स हो जाएगा विद इन 60 डेज बाय नॉर्म्स कमेटी, ये भी बढ़िया है। एक सियोन नॉर्म्स होते हैं, सियोन बोले तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। सर ये क्या होता है? सपोज करो मुझे 200 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, तो इसको बताए स्टैंडर्ड कैसा हो जाएगा? 200 kg टू प्रोड्यूस 50 यूनिट्स, देन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट आई रिक्वायर 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको बोलते हैं सियोन नॉर्म्स कि आपका इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या है। तो ये जल्दी जल्दी फिक्स हो जाएगा 60 दिन के अंदर अंदर। फिर सर एग्जम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, तो बैंक से भी आपको डॉक्यूमेंट्स का एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर बैंक गारंटी आपको नहीं फर्निश करनी पड़ेगी। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबव, आप एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस भी डाल सकते हो, बस 2 स्टार एक्सपोर्ट या उसके ऊपर होना चाहिए। फिर भाई 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इनको तो भाई सेल्फ सर्टिफाई का बोल दिया कि यू कैन सेल्फ सर्टिफाई योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज पर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेटर ऑफ इंटेंट। फिर सर स्टेटस होल्डर शुड बी एंटाइटल टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर सर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है भाई। 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब सर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, तो डिस्ट्रिक्ट विल आइडेंटिफाई एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स सर्विसेज, और ये कमिटी बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी, और एक एक्शन प्लान बनेगा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, जो उन हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स पे फोकस करेगा जिससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। फिर सर क्वालिटी कंप्लाइंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट, भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर वैल्यू चेक करे, क्वालिटी चेक करे, गुड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन चेक करे। फिर एक्शंस आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर फॉरेन FTDA&R एक्ट, दैट इज फॉरेन ट्रेड रूल्स, इसके अंदर सब एक्शन प्रिस्क्राइब्ड है। फिर ये स्कॉमेट, अब देखो स्कॉमेट मतलब स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए अलग से नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना से ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। अब प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सबसे पहले ITC स्कीम का नाम है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। अब इसमें एक होता है शेड्यूल 1, एक होता है शेड्यूल 2 और एक होता है स्कॉमेट। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में, और स्कॉमेट में सर ये जो अलग से गुड्स है उसके बारे में डिटेल रहती है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। सर ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या है? देखो कुछ कुछ जो गुड्स रहते हैं ना, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जा सकता है ओनली वाया स्टेट ट्रेडिंग एक्सपर्टाइज, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस नोटिफाइड बाय DGFT। DGFT स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस को नोटिफाई करेगा,
ये या तो गवर्नमेंटल एंटरप्राइज होगी या तो नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइज होगी जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करेगी ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है, आपको आईईसी कोड लेना पड़ेगा। आईईसी कोड के बिना यू कैन नॉट डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आईईसी कोड कितने कैरेक्टर का होता है? 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ध्यान रखना। फिर सर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, आरआर, पोस्टल रिसीट, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। फिर इंपोर्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब देखो पीनल एक्शन इन केस ऑफ एंटिटी इन डिनाइड एंट्री लिस्ट। अब सर ये पीनल एक्शन कहां कहां पे लिए जाएंगे? भाई देखो, ऑथराइजेशन होल्डर, अगर आप ऑथराइजेशन होल्डर हो, वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाए, फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया पर जो एक्सपोर्ट का पैसा आया वो डिपॉजिट नहीं कर पाए, या एनी इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली फाउंड अनट्रू। फिर सर फर्म को डाल दिया जाएगा डीईएल में। डीईएल बोले तो डिनाइड एंटिटी लिस्ट बाय कंसर्न आरए ऑफ डीजीएफटी। अब सर रीजनल अथॉरिटी इनको डीईएल लिस्ट में जैसे डाल देगी तो फर्म में बी रिफ्यूज्ड ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। या तो फर्म को हम ग्रांट नहीं देंगे या तो फर्म का लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे, और जितने भी न्यू लाइसेंसी ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट सर्टिफिकेट है वो सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग प्रोविजन, सबसे पहला एक्चुअल यूजर कंडीशन, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर गुड्स दैट आर फ्रीली इंपोर्टेबल कैन बी इंपोर्टेड बाय एनीवन। जिसको हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको इंपोर्ट करो अनलेस ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ऑथराइजेशन चाहिए तो फिर उस केस में सिर्फ एक्चुअल यूजर कैन इंपोर्ट अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय डीजीएफटी। ठीक है, आई बात समझ में? अब सर इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स कौन कौन से गुड्स हैं और कौन कौन इंपोर्ट कर सकता है? सबसे पहले सैंपल। जो सैंपल्स है ना वो भले रिस्ट्रिक्टेड भी हो, इज अलाउड विदाउट ऑथराइजेशन। कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, सैंपल ही तो मंगवा रहे। एक्सेप्ट फॉर डिफेंस सिक्योरिटी आइटम, सीड, बीज एंड न्यू ड्रग्स, यहां पे आपको ऑथराइजेशन लगेगा। गिफ्ट, गिफ्ट थ्रू पोस्ट कुरियर इज प्रोहिबिटेड, मतलब आप कुरियर या पोस्ट के थ्रू गिफ्ट नहीं इंपोर्ट करा सकते एक्सेप्ट राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो राखी मंगवाओ, लाइफ सेविंग मेडिसिन मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट अगर इंपोर्ट कराना है, पे द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी देन इंपोर्ट इट। पैसेंजर बैगेज, सर हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल इफेक्ट, सर्टन सैंपल्स, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट टू बैगेज रूल्स, और बैगेज अब आपके कोर्स से हट गया है। सर री इंपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, भाई जो गुड्स आपने रिपेयर करने के लिए बाहर भेजे उसको री इंपोर्ट करना है, तो कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर और अपग्रेड्स कैन बी री इंपोर्टेड विदाउट ऑथराइजेशन। तो इनको वापस से री इंपोर्ट करा जा सकता है विदाउट ऑथराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सर गुड्स यूज इन प्रोजेक्ट अब्रॉड, तो भाई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है विदाउट ऑथराइजेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूसेज। प्रोटोटाइप, सर न्यू हो या सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप हो, कैन बी इंपोर्टेड विदाउट ऑथराइजेशन इफ द इंपोर्टर इज एन एक्चुअल यूजर। मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप, भाई इंपोर्ट मस्ट नॉट कंटेन हजार्डियस, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव मटेरियल, आप मंगवा सकते हो। सेकेंड हैंड गुड्स, अब ये देखो ध्यान से, सेकेंड हैंड गुड्स में एक तो कैपिटल है और एक अदर देन कैपिटल। भाई अगर कैपिटल गुड्स है रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर्स ऑथराइजेशन, तो अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में और ये सब ऑथराइजेशन रिक्वायर करते, कौन कौन से राजा? एसी, डीजी सेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, refurbished, reconditioned, spares, all notified electronic and IT goods, used IT assets, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, ये सारे कौन से गुड्स हो गए बेटा? कैपिटल गुड्स। ठीक है, उसके बाद फ्री फॉर इंपोर्ट, भाई ये मंगवा लो, कोई कंडीशन नहीं। रिफर्बिश, रिकंडीशन, स्पेयर ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर विच चार्टेड इंजीनियर सर्टिफाइड, भाई अगर चार्टेड इंजीनियर बोल रहे हैं 80% रेसिडुअल लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, मंगवा लो, फ्री फॉर इंपोर्ट। फिर अदर देन कैपिटल गुड्स, सर कैपिटल गुड्स, अच्छा यहाँ पे एक और है फ्री फॉर इंपोर्ट में, ऑल अदर सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स, आप सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अदर देन अबव मंगवा सकते हो। फिर अदर देन कैपिटल गुड्स, सर
रिपेयर, रिफर्बिशिंग और री इंजीनियरिंग के लिए इंपोर्ट करा, फ्रीली इंपोर्टेबल सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, और रिमेनिंग गुड्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट, भाई इंपोर्ट ऑथराइजेशन के बाद ही आप मंगवा सकते हो। सर, इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ यूज्ड आईटी एसेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर इंपोर्टेड फ्रॉम एसईजेड टू डीटीए, तो एसईजेड से डीटीए सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन नोटिफाइड इन एफटीपी। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। देखो ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ईओयू, एसईजेड विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। ये क्यूसीओ क्या है भाई? देखो क्यूसीओ क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करती है, ये इंश्योर करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि यार अगर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो अपना प्रोडक्ट देश के बाहर जा रहा है, और कोई प्रोडक्ट देश के बाहर जा रहा है तो फर्ज बनता है कि अच्छी क्वालिटी में जाए, वरना अपना नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है बीआईएस। बीआईएस बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर बीआईएस एक्ट 2016। और सर कंज्यूमर सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट, इन सब प्रोडक्ट्स के लिए ये सब स्टैंडर्ड्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट क्यूसीओ के अंदर आता है तो ये मैन्युफैक्चर्ड या इंपोर्ट नहीं होगा विदाउट कंप्लायंस विद स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आर मैच्ड। फिर सर बहुत सारे प्रोविजन एफटीपी में डाले गए हैं फॉर एग्जेम्प्टिंग इनपुट्स इंपोर्टेड बाय एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, ईओयू, एसईजेड, मतलब इनको एग्जम्पशन दिया गया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एसईजेड्स, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, इनको किस बात का एग्जम्पशन दिया है कि आप क्यूसीओ की गाइडलाइन नहीं भी फॉलो करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है सर, अब सबसे पहला एडवांस ऑथराइजेशन वालों आप ध्यान से सुन लो, अगर आपने कोई भी इनपुट्स इंपोर्ट करा है अंडर एडवांस ऑथराइजेशन विदाउट कंप्लायंस टू क्यूसीओ, कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, बट विथ प्री इंपोर्ट कंडीशन। आपको कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन? सर ये जो इनपुट्स है आप इसको यूज करोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर नहीं करोगे, इस इनपुट्स को जो भी बनाओगे उसको आप एक्सपोर्ट करोगे। अच्छा थोड़ा बहुत वेस्टेज है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एंड शैल बी एक्सपोर्टेड। फिर उसके बाद सर अनयूटिलाइज इंपोर्ट शैल नॉट बी ट्रांसफर टू डीटीए, जो इंपोर्ट यूज नहीं हुआ वो डीटीए को ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है सर, उसको क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रॉय करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जीएसटी कस्टम ऑथोरिटीज और मे बी री एक्सपोर्टेड। ठीक है, और सच अनयूटिलाइज इंपोर्ट्स विल बी लायबल टू पेमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्यूटी। फिर सर एडवांस ऑथराइजेशन में आपको ये स्कीम के बारे में लिखा रहना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडोर्स होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल एक्सपोर्ट के केस में ही ये आपको मिलेगा। ध्यान रखना, फिजिकल एक्सपोर्ट कागज वागज नहीं, गुड्स जाने चाहिए इंडिया के बाहर। फिर इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट कंप्लायंस टू मैंडेटरी क्यूसीओ, अगर कहीं कहीं पे मैंडेटरी क्यूसीओ है तो भाई अलाउड नहीं है, आपको फिर ये क्यूसीओ को फॉलो करना पड़ेगा। फिर ईओयू, सर ईओयू ये भी वही बात, यूज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, नो डीटीए क्लियरेंस। भाई कोई डीटीए क्लियरेंस अलाउड नहीं है, डोमेस्टिक एरिया में क्लियर नहीं कर सकते हो। आपको कस्टम वालों को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। क्या अंडरटेकिंग में क्या लिखना पड़ेगा? सर बस यही लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारे गुड्स है ना इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, डीटीए में क्लियर नहीं कराएंगे, तो एग्जम्पशन फ्रॉम क्यूसीओ विल बी अवेलेबल फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट। सर यहाँ पे भी फिजिकल एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर फॉर एसईजेड, सर ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, वही बात, नो डीटीए क्लियरेंसेस। अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी किसको? डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एसईजेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, और ये भी ओनली एंड ओनली फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट। फिर मिसलेनियस प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट्स,
पहला ये सिंपल सा बोल रहा है कि सर एक होता है मर्केंटाइज ट्रेड। मर्केंटाइज ट्रेड मतलब एक फॉरेन कंट्री से गुड्स दूसरी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं विदाउट टचिंग द इंडियन पोर्ट्स, उसको बोलते हैं हम मर्केंटाइज ट्रेड। ठीक है, तो सर ये मर्केंटाइज ट्रेड पे जीएसटी, कोई जीएसटी वीएसटी नहीं, कोई कस्टम वस्टम नहीं। ठीक है, ये शेड्यूल 3 से बाहर होता है, पहले ही बताया हुआ है। एक्सेप्ट फॉर गुड्स इन सिटीज एंड स्कॉमेट लिस्ट, तो ये सिटीज और स्कॉमेट लिस्ट पे अलग से नियम कायदे कानून लगेंगे, बाकी तो किसी पे कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं लगेगी। सर बैंक गारंटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड विद कस्टम इन केस ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और अदरवाइज रिक्वायर्ड बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो बस इंपोर्ट के लिए आपको बैंक गारंटी और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कस्टम के साथ एग्जीक्यूट करनी है। अब भाई प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं अनलेस रेगुलेटेड बाय आईटीसी। मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करा जाएगा अगर आपका नाम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर सैंपल्स एंड गिफ्ट, 5 लाख रुपए के गिफ्ट अलाउड है, एक्सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं। पैसेंजर बैगेज आर फ्रीली एक्सपोर्टेबल। इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करे हैं ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये भी विदाउट ऑथराइजेशन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का पेमेंट रुपीस या फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, बट जनरली फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। अगर आपका पैसा फॉरेन करेंसी में नहीं आया तो फिर सर पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट की बहुत सारी क्रेडिट एजेंसीज बना के रखिए, जैसे ईसीजीसी एंड एक्सिम बैंक, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स भी हैं जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसको बोलते हैं आरसीएमसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर सर सेल्फ सर्टिफिकेट ओरिजिन, एक्सपोर्टर भाई अपने गुड्स को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं ताकि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले कि भाई ये गुड्स इंडिया का है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तभी मिलेगा जब आप ये प्रूव कर दो कि इस गुड्स का ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, आगे आओ सर। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अंडर एफटीपी, यूनिट नंबर 2। अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो यूनिट 2 है ना, इसमें बहुत सारी चीजें और ये स्कीम्स एग्जाम में पूछता है। वो मैं आपको शुरू में नहीं बोल रहा था वीडियो में कि यार क्या पूछेगा क्या पूछेगा, ये स्कीम्स पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम बोलता है कि जो भी आप इंपोर्ट्स मंगवाओगे उसके ऊपर जो भी ड्यूटी लगेगी उस ड्यूटी को हम माफ कर देंगे। दैट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्कीम है, एक तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और एक है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। अब ये जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है इसके अंदर एक और स्कीम आ गई, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, और ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। अब समझना ध्यान से, फिर कौन कौन सी स्कीम्स आएगी सर? फिर आएगी हमारा ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स। ये जो ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स है इसमें आपको ड्यूटी मिलेगी तो सही, बट आपको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो पोस्ट एक्सपोर्ट आपको ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी स्कीम है सर? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, फिर स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसको प्यार से रोड टैप बोला जाता है। सर ये जो रोड टैप है इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने नोटिफाई करा है, ये भी ड्यूटीज को रेमिट करने के लिए। फिर रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये 4 बेसिकली बड़ी बड़ी स्कीम है जो हमको ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहले आ जाओ ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। सर ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है? ये बोल रहा है आइटम्स विच कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, मतलब पहले आपको एडवांस में ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन अगर आपको मिल गया तो फिर आप कुछ कुछ आइटम्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, विद दैट इज विदाउट पेइंग एनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी। सर कौन कौन से ऐसे आइटम है? सबसे पहला इनपुट्स दैट इज फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके अंदर जो इनपुट्स लगे हैं वो। अच्छा, नॉर्मल वेस्टेजेस अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट विच इज कंज्यूम्ड यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये भी अलाउड है। अब एलिजिबल एप्लीकेंट, कौन कौन सा एलिजिबल एप्लीकेंट है? सबसे पहला एडवांस ऑथराइजेशन किसको इशू होगा? या तो हमारे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को या हमारे मर्चेंट एक्सपोर्टर को। ठीक है, इन दोनों को एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इशू होगा। फिर
एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये दवाई मैन्युफैक्चर थ्रू नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस शैल बी इशूड टू मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ओनली। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस क्या होती है उससे अपने को दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये ध्यान रखना है किसको इशू होगा, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को इशू होगा। अब सर ये एडवांस ऑथराइजेशन किस किस के लिए मतलब इशू होगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, सबसे पहला फिजिकल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट टू एसईजेड, इंटरमीडिएट सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट और सप्लाई ऑफ स्टोर्स ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन देयर इज अ स्पेसिफिक सियॉन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स स्पेसिफाइड। बस इन सब में आपको जो ड्यूटी है वो ये वाली स्कीम लग जाएगी और कोई ड्यूटी व्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नियॉन नोटिफाइड है, और अगर नहीं है तो आपके जो सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपने जो बोल दिया वही सियॉन मान लेंगे। बस एक और चीज सर, स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स बाय नॉर्म कमिटी। नॉर्म कमिटी आपके लिए पहले सियॉन का क्राइटेरिया बना देगी, या तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। सर ये सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम क्या होती है? जहां पे कोई सियॉन नहीं है, कोई एडॉक नॉर्म्स नहीं है फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, या जहां पे सियॉन नोटिफाइड है बट एक्सपोर्टर नहीं चाहता है उसको यूज करना, एक्सपोर्टर और एडिशनल इनपुट्स प्रोसेस में यूज करना चाहता है। जैसे ए और बी यूज हो रहा है तो अब वो एक्स को भी यूज करना चाहता है, तो भाई एक्सपोर्टर एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम में जा सकता है अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन। खुद बता दो हम मान लेंगे। वाओ सर। फिर एक्सपोर्टर एलिजिबिलिटी क्या है सर स्कीम की? तो एक्सपोर्टर हु होल्ड्स एईओ सर्टिफिकेट अंडर कॉमन एक्रीडिएशन प्रोग्राम ऑफ सीबीआईसी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ध्यान रखना, एईओ सर्टिफिकेट। फिर सर जो स्टेटस होल्डर है हु इज अ मैन्युफैक्चरर कम एक्चुअल यूजर एंड हु होल्ड्स 2 स्टार और अबव स्टेटस, तो ये ध्यान रखना 2 स्टार्स और अबव स्टेटस, and who has already submitted its application for grant of AEO on CBIC, ये भी ले सकते हैं स्टेटस होल्डर अबाउट 2 स्टार। फिर सर DGFT चाहे तो ऑथराइजेशन को डिनाई कर सकता है टू 2 स्टार एंड अबव स्टेटस होल्डर, वो DGFT के हाथ में है अगर आप कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। फिर प्री इंपोर्ट कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये बोल रहे हैं भाई इंपोर्टेड इनपुट्स आर सब्जेक्ट टू प्री इंपोर्ट कंडीशन। प्री इंपोर्ट मतलब कि भाई वो जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसके अंदर ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए। और अगर आपने लोकल प्रोक्योरमेंट करा तो सर लोकल प्रोक्योरमेंट अंडर इनवैलिडेशन और ARO, तो फिर इनपुट शैल बी प्रोक्योर्ड प्रायर टू मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स। मतलब अभी तक एक्सपोर्ट आइटम मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, उससे पहले पहले आप अपना इनपुट प्रोक्योर कर ले। ठीक है सर। वैलिडिटी पीरियड ऑफ इनपुट, 2 सिचुएशन है। सबसे पहला एडवांस ऑथराइजेशन का वैलिडिटी पीरियड शैल बी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। जब ऑथराइजेशन है वहां से 12 महीने। इसका मतलब ये होता है कि 12 महीने के अंदर अंदर आपका इनपुट्स आ जाना चाहिए। 12 महीने और 12 महीने से बढ़ाए जा सकते हैं, बस सिर्फ ऐसा एक बार ही होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सर एडवांस ऑथराइजेशन अंडर डीम्ड स्कोप तो शैल अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट shall be co-terminus with the contracted duration of project execution और 12 months from the date of issue whichever is later। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो जितनी देर में डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ और 12 months from the date of authorization, दोनों में से जो लेटर है वो कंसिडर करा जाएगा। फिर सर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये बहुत सिंपल है सर, सिर्फ उनके लिए एडवांस ऑथराइजेशन इशू होगा जो सियॉन में आइटम स्पेसिफाइड है। इन केस ऑफ इट शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ एडहॉक नॉर्म्स, तो भैया जहाँ पे एडहॉक नॉर्म्स है अंडर सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑथराइजेशन, जहाँ पे सियॉन एग्जिस्ट नहीं करता सेल्फ डिक्लेरेशन। फिर अगर सियॉन एग्जिस्ट करता है तो सियॉन के रिगार्ड्स में एक्सपोर्टर हैविंग पास एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, उनको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा। और सर क्या मिलेगा, मतलब क्या पास परफॉर्मेंस कितना? तो पास परफॉर्मेंस ये बोल रहे हैं 300% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट और FOR वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना एंटाइटलमेंट आपको मिल जाएगा।
ठीक है, कितना याद रखना, 300% ऑफ FOB ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट और FOR वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 1 करोड़ विच एवर इज हायर। फिर एक कंडीशन है कि आपको वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन मतलब भाई 100 का माल लाया, 115 में बेचा, तो ये जो 15% है इसको बोला जाएगा वैल्यू एडिशन। तो सर ये वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला दिया है इन्होंने, A माइनस बी डिवाइड बाय B इंटू 100, जहाँ पे A इज FOB वैल्यू, B इज CIF वैल्यू। छोड़ो उसको। सर कितना वैल्यू एडिशन करना है? 15% तो आपको वैल्यू एडिशन करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के केस में 15% से कम भी वैल्यू एडिशन करा तो चलेगा। इंपोर्ट ऑफ मैंडेटरी स्पेयर्स, सर स्पेयर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड विद द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके साथ कुछ कुछ स्पेयर्स भी सप्लाई करने को हो सकते हैं, वो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो अप टू 10% ऑफ CIF वैल्यू। तो 10% ऑफ CIF वैल्यू तक आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। कौन कौन सी ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है भाई? BCD, ACD, एडुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, और ये सब ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं है, कभी MCQ क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। फिर सर इंपोर्ट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एज वेल एज डीम्ड, हाँ तो इसके ऊपर IGST और कंपनसेशन सेस भी नहीं लगेगा। फिर एक्चुअल यूजर कंडीशन फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, ये क्या है सर? एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट भी हो गया, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस स्कीम टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। आप चाहो तो प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर करा उसको डिस्पोज ऑफ कर दो वंस द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। यू कैन नॉट ट्रांसफर द स्कीम टू द अदर पर्सन। फिर इफ सेनवेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट हैज बीन अवेल्ड, तो अगर आपने सेनवेट अवेल करा हुआ है या ITC अवेल करा हुआ है इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, तो जो आपने गुड्स इंपोर्ट करे, दिस शुड बी यूज ओनली एंड ओनली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूटी एबल गुड्स, वेदर विद इन सेम फैक्ट्री और आउटसाइड। सिंपल बात है भाई, इसमें क्या पढ़ाना। वेस्ट स्क्रैप, तो जो वेस्ट स्क्रैप जनरेट हुआ उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दो आफ्टर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई बाय फॉरेन बायर्स, सर ये क्या है भाई? देखो एडवांस ऑथराइजेशन वहां भी अवेलेबल है जहां पे कुछ इनपुट्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एक्सपोर्टर बाय फॉरेन बायर्स, ठीक है। अगर कुछ इनपुट्स फॉरेन बायर्स ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करे तो इस केस में भी आपको एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट्स भेजें उसकी नॉशनल वैल्यू आप ऐड कर देना, ठीक है। अब आ जाओ भाई आगे। सर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एंड एक्सटेंशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाइड पीरियड में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। अब ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड कितना है राजा? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कंसाइनमेंट। तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इसमें आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये तो पहली बात हो गई कि एक्चुअल यूजर कंडीशन। फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ ड्रॉबैक, सर जो भी ड्यूटी ड्रॉबैक है वो एज पर द रेट डिटरमाइंड एंड फिक्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज, जो फिक्स कस्टम अथॉरिटीज फिक्स करेगी उसके हिसाब से रहेगा। फिर ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, भाई नॉर्म्स कमेटी चाहे तो मैन्युफैक्चरर का ऑडिट कर सकती है और नॉर्म्स कमेटी स्पेशल ऑडिट भी कर सकती है अगर केस थोड़ा सा पेचीदा हो तो। फिर कॉमन प्रोविजन एप्लीकेबल टू एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFIA स्कीम, सर अगर सियोन परमिट्स आइदर जेनरिक इनपुट और अल्टरनेटिव इनपुट, तो या तो जेनरिक इनपुट परमिट कर रहा है या तो अल्टरनेटिव इनपुट परमिट कर रहा है, तो फिर नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट्स यूज्ड, तो जो भी आपका इनपुट्स का नाम है या डिस्क्रिप्शन है मस्ट मैच विद द नेम डिस्क्रिप्शन इन शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल का नाम और इनपुट्स में जो नेम दिया है वो दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। और फिर RA आपके सिर्फ वही गुड्स अलाउ करेगा जो मैच हो रहे हैं। SEZ के लिए भी यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। फिर प्रोहिबिटेड आइटम, भाई कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा इफ द आइटम इज प्रोहिबिटेड। तो इफ आइटम इज प्रोहिबिटेड देन यू कैन नॉट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, सर अगर आप आइटम्स आर रिजर्व फॉर इंपोर्ट बाय STE
तो भाई उनको आप एडवांस ऑथराइजेशन या DFIE से नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो ST ही है तो आपको ARO या इनवैलिडेशन लेटर लगेगा। सेम केस विद दी एक्सपोर्ट के केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इंपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स शैल बी अलाउड। सर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स का इंपोर्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्कॉमेट आइटम्स अलाउ हो जाएंगे, बट कुछ कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। फिर सर एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये इनपुट प्रोक्योर कर सकते हैं फ्रॉम इंडिजीनियस सप्लायर, स्टेट ट्रेडिंग, EOU, ESTP, यहाँ से ये इनपुट्स प्रोक्योर कर सकते हैं। एडवांस रिलीज ऑर्डर या इनवैलिडेशन लेटर, जितनी वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन है उतनी इसकी वैलिडिटी रहेगी। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का करेंसी भाई फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, इंडियन रुपीस इफ़ यू हैव बिन परमिटेड। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं ले पाए तो फिर जनरल पीनल प्रोविजंस लग जाएंगे। फिर री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन रेमिशन स्कीम। सर आप गुड्स को री इम्पोर्ट कर सकते हो इन द सेम और सब्सटेंशियली सेम फॉर्म सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। सिंपल है, इतना सारा मैंने आपको ज्ञान गणित दिया, 4-5 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो। वैल्यू एडिशन इतना होगा, स्कॉमेट के बारे में लिख सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी स्कीम है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। अब ये देखो ये क्या है, सिर्फ ये वाली स्कीम उनके ऊपर ही लगेगी जहाँ पे सियॉन्स हैव बीन नोटिफाइड, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म नोटिफाइड है, तो वहीं पे ये वाली स्कीम लगेगी, बाकी फिर ये वाली स्कीम नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये स्कीम क्या बोलती है, सर आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो इनपुट्स का एज वेल एज ऑयल एंड कैटलिस्ट। इंपोर्ट ऑफ टायर इज नॉट अलाउड। यहाँ ये वाली स्कीम में टायर अंडर DFIA इज नॉट अलाउड। कौन कौन सी ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड है, सर बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, और ड्रॉबैक एज पर द रेट फिक्स बाय कस्टम शैल बी अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड इनपुट्स। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक स्पेसिफाइड रहेगा, उतना आपको वापस कर देंगे। ये वाली स्कीम इज ऑन पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस, मतलब आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो ड्रॉबैक है और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपको वापस मिल दी जाएगी। फिर एप्लीकेशन फाइल करनी है बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के पहले पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है, और जो हमारा मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसको नाम, एड्रेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल, ये सब देना पड़ेगा। ठीक है सर, नो DFIA फॉर इनपुट्स विद एक्चुअल यूजर कंडीशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सर सियॉन एक्चुअल यूजर कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है, वहीं पे जाके आपको ये वाली स्कीम का फायदा मिलेगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन यहाँ पे 20% है, ऊपर 15% था, ये आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपोर्ट आपको कंप्लीट करना है विद इन 12 मंथ्स, ये स्कीम वैलिड है फॉर 12 मंथ्स, नो फर्दर रीवैलिडेशन, बाकी कोई वैलिडेशन नहीं, 12 महीना। सेपरेट DFIA शल इशूड फॉर ईच सियॉन, 10 प्रोडक्ट है तो 10 के अलग अलग DFIA है, जिन जिनका अलग अलग सियॉन है सबके लिए अलग अलग सेपरेट DFIA स्कीम इशू हो जाएगी। फिर ड्यूटी रेमिशन स्कीम, सबसे पहला ड्यूटी ड्रॉबैक, बहुत सिंपल सर, ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है ना, ये सिंपल सी एक बात बोलता है, यू आर एलिजिबल टू ऑब्टेन इनपुट विदाउट द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। आप इनपुट ले आओ, कोई कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। सर ये तो अपन ने देखी थी एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, इसमें तो यही था, बट अगर सप्लायर ये वाली स्कीम नहीं ले पाता तो भाई आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो। ड्यूटी ड्रॉबैक में जो आपने कस्टम ड्यूटी इनपुट्स पे करी, वो जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो हम आपने जो ड्यूटी पे करी वो हम आपको दे देंगे, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। फर्स्ट पे द ड्यूटी एंड देन गेट द ड्रॉबैक ऑफ द ड्यूटी पेड। अब सर ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलेगा, जब इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड एज वेल एज इंपोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड। गुड्स इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक यहाँ पे सिर्फ कस्टम ड्यूटी का मिलेगा, GST का कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। GST का रिफंड फिर वो रूल 89(4), 89(5) पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट का मामला है तो 89(4) पे जाना पड़ेगा। अब सर रोड टैप की स्कीम, रोड टैप, ये रोड टैप स्कीम क्या है, ये भाई ए के प्रिंसिपल पे चलता है कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड।
और ये बोलता है कि भाई जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज है वो यहाँ तो एग्जेम्प्ट करो, या वापस अगर लग गई है तो एक्सपोर्टर को वापस दो। तो ये रोड टैप का यही है कि भाई रिफंड दिया जाना चाहिए ड्यूटीज का, और सर या तो एग्जेम्प्ट ही कर दो या वापस से रिफंड कर दो। इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर ड्यूटी टैक्सेस लेवीड एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई जो भी आपका ड्यूटी टैक्सेस लगी है दैट शुड बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सच इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। भाई वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसकी क्या क्या स्कीम के फीचर्स हैं, सब स्कीम के फीचर्स के 4-4 5-5 पॉइंट याद कर लेना। जो रिबेट अमाउंट है वो आपको स्क्रिप्ट्स में मिलेगा। जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड अपन खर्चा करते हैं तो जो पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही ड्यूटी क्रेडिट आपको स्क्रिप्ट्स में मिलेगा। ये स्क्रिप्ट्स आप इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मेंटेन करना। सर ये स्क्रिप्ट्स की मदद से यू कैन पे कस्टम ड्यूटी। ये स्क्रिप्ट्स आप किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, और अगर आपकी ड्यूटी ऑलरेडी एग्जिम्ड है या रेमिटेड हो चुकी है तो फिर आपको फिर इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, कितना क्या, तो एक परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू यू विल गेट द स्कीम, और फॉर सर्टन एक्सपोर्ट आइटम अ फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट आइटम में बी नोटिफाइड। ठीक है। अच्छा, रिबेट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रिबेट। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी कि रिबेट विल नेवर बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड इन केस ऑफ नॉन रिसीट ऑफ सेल प्रोसीड्स। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने सामने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स से रियलाइजेशन करा है या नहीं करा है, बस ये वाली स्कीम में ही है। ठीक है, तो आ जाओ भाई। अब इन एलिजिबल सप्लाईज अंडर रोड टेप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म ही चेंज नहीं करा और एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया, रोड टेप में आप एलिजिबल नहीं हो। सर ट्रांसशिपमेंट, तो ट्रांसशिपमेंट दैट इज एक्सपोर्ट डेट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया। भाई इंडिया में आए हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वापस दूसरी जगह चले गए, वो भी इसमें अलाउड नहीं है। सर कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी अलाउड नहीं है। प्रोडक्ट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड नॉट अलाउड। डीम्ड एक्सपोर्ट्स नॉट अलाउड। फिर मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए टू एसईजेड नॉट अलाउड। ठीक है, अब आ जाओ भाई आगे। ईपीसीजी स्कीम। सर ये ईपीसीजी स्कीम क्या है? ईपीसीजी स्कीम बोलता है एक्सपोर्टर भाई यू कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट स्पेसिफाइड गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम ड्यूटी। मतलब प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम ड्यूटी और प्रोक्योर देम इंडिजीनियसली विदाउट पेइंग ड्यूटी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो ले आओ भाई, ये बढ़िया स्कीम है। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है? सर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर विथ और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडर डेजिग्नेटेड एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे इसके अंदर एलिजिबल है। कौन कौन से? कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स सीकेडी एसकेडी कंडीशन, कंप्लीटली नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन, टूटे फूटे गुड्स। फिर कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी एलिजिबल है। स्पेयर मोल्ड डाइज जिग्स पिक्चर्स, ये भी एलिजिबल है। फिर कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्ज प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज, ये भी एलिजिबल है। अच्छा, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीसी फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। इनके ऊपर आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस भी नहीं लगेगा। फिर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, जो आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है फॉर इंपोर्ट शैल बी परमिटेड अंडर ईपीजीसी स्कीम ओनली आफ्टर रिक्वेस्टेड अप्रूवल। अप्रूवल के बाद ही परमिट होगा। और अगर आपका गुड्स आर एक्सपोर्टेड अंडर ईपीजीसी स्कीम रिस्ट्रिक्टेड है तो भाई अप्रूवल के बाद ही एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। फिर एक्चुअल यूज़र कंडीशन, ये क्या है सर? एक्चुअल यूज़र कंडीशन मतलब जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपको ईओडीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक यू आर नॉट एलिजिबल। वैलिडिटी सर 24 महीने तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
फिर जिसके पास ईपीजीसी ऑथराइजेशन है वो कैपिटल गुड्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इनवैलिडेशन लेटर और एआरओ लेटर, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर शेल बी एलिजिबल फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट। फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन परमिशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वैल्यू और बोथ, तो उसको बोलते हैं भाई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। आगे आ जाओ सर, जो भी ईपीजीसी स्कीम के अंदर है उनको 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेस एंड सेस, इतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, मतलब इतना पैसा लाना पड़ेगा। 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी ला सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कितने साल में सेव करना है ये? 6 साल में आपको ये करना है, तो हो जाएगा भाई 6 साल में 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटीज, नॉट वेरी बिग डील। फिर ये आपको करना है सब्जेक्ट टू एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि भाई प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर में आपका एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स वो देखा जाएगा, और एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स के मुताबिक ये चेक कर जाएगा कि आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है सर। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स डायरेक्टली या थर्ड पार्टीज के थ्रू एक्सपोर्ट करो। फिर इंडिजीनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, सर स्पेसिफिक ईओ शेल बी लेस देन 25% लेस देन ईओ मेंशन्ड अबव। बहुत सिंपल कि भाई अभी 6 गुना बोला ना, इसमें से 25% कम करके 4.5 टाइम्स, दैट इज 75% ऑफ 6 टाइम। तो ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। और देयर शेल बी नो चेंज इन एवरेज ईओ, ठीक है सर। फिर ये कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कि सर अगर डायरेक्ट इंपोर्ट है तो ईओ शेल बी रिकॉन्ड विथ रेफरेंस टू एक्चुअल ड्यूटी टैक्स सेस, कुछ काम का नहीं है, ये छोड़ दो उसको। सर अगर आपने 75% या मोर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया और 100% टिल डेट फुलफिल कर दिया, या हाफ से कम, तो फिर आपका जो रिमेनिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो तेज चल रहे हैं, जिन्होंने जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया। ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी और बीटीपी के लिए ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ इनको डीटीए में सेल करने की परमिट दी जाएगी। फिर गुड्स इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रीकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग यूनिट्स यहाँ पे कवर्ड नहीं है। फिर ये सारे ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आइटम्स। स्टेट ट्रेडिंग रिजिम शल नॉट अप्लाई टू ईओयू, ये ईओयू को अप्लाई नहीं करेंगे। डीटीए से ईओयू पे गुड्स जब जाएंगे तो फिर इनको भी डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। फिर नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इनका पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स होना चाहिए, ठीक है भाई, पैसे गवा के मत आओ, कमा के आओ। फिर एक कमिटी है यूएसी और बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ये इनको कंसिडर करेगी। फिर ओनली मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ है तो आप एज अ ईओयू आ सकते हैं, या मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ शेल बी कंसिडर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन ईओयू। फिर इंटर ट्रांसफर यूनिट, सर आप एक ईओयू से दूसरे ईओयू में गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो विद द पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस, बस डिपार्टमेंट कमिश्नर को प्रायर इंटीमेट कर देना। आप चाहो तो इस स्कीम से एग्जिट भी हो सकते हो, और आप चाहो तो एग्जिस्टिंग डीटीए यूनिट्स इस स्कीम में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। फिर सर डीम्ड एक्सपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ पे गुड्स कंट्री से लीव नहीं करे बट पेमेंट आपको मिल रहा है या तो इंडियन रुपीस में या तो फ्री फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये कुछ कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं। और ये जो डीम्ड एक्सपोर्ट्स है फॉर द पर्पज ऑफ आईजीएसटी, वहाँ पे भी आपको स्कीम्स के फायदे मिलेंगे। तो देखो भाई, डीम्ड एक्सपोर्ट सबसे पहला, सप्लाई टू डोमेस्टिक एंटिटी हु कैन इम्पोर्ट देयर रिक्वायरमेंट्स ड्यूटी फ्री। तो अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स, तो भाई आप जो भी आपके डोमेस्टिक एंटिटीज हैं वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स मंगवा सकते हैं। सप्लाई टू प्रोजेक्ट्स पर्पस डेट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। सप्लाइज टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई इतना काम का नहीं। अब कहाँ कहाँ पे हम डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे,
सबसे पहला, गुड्स अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट या ड्यूटी फ्री DFIA स्कीम। अगर आपने गुड्स किसी प्रोजेक्ट या किसी टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स को भेजे हैं फिनेंस बाय मल्टीलेटरल और बायलेटरल एजेंसीज, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपने गुड्स EOU, STP, ESTP, BTP को भेजे। अब देखो आपने EOU को भेजे, अब ये EOU 100% एक्सपोर्ट करती है, तो जो आपने EOU को भेजे ये तो डोमेस्टिक ही हुआ, बट इसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स टू एनी प्रोजेक्ट और फॉर एनी पर्पस वेयर द इंपोर्ट इज परमिटेड एट 0 बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अगेंस्ट EPCG ऑथराइजेशन, या तो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में गुड्स भेजे, टू UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गुड्स भेजे, या टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। फिर सर बेनिफिट्स फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, ये क्या है? तो ये बहुत सिंपल है, 3 स्कीमें। एक तो एडवांस ऑथराइजेशन तो हमने पढ़ ली, डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक, तो जो भी इनपुट्स के ऊपर ड्रॉबैक है वो आपको मिल जाएगा अंडर ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। तो एक रेट स्पेसिफाइड है, दैट इज ऑल इंडस्ट्री रेट, इसके ऊपर आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, प्रोवाइडेड नो सेनवेट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय द सप्लायर। तो आपने सेनवेट क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड रेट, या तो ऑल इंडस्ट्री रेट या तो ब्रांड रेट एज द केस मे बी। फिर सर जो भी आपकी एक्साइज गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी लगी है उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। और फिर कॉमन कंडीशन फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट, सबसे पहला, सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू द एंटिटीज लिस्टेड इन पॉइंट 1 अबव, मतलब थर्ड पार्टी सप्लाईज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑल इंडस्ट्री रेट और ब्रांड रेट बेसिस। फिर आपको डायरेक्ट सप्लाई करना है टू डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट्स, एजेंसीज, एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG ऑथराइजेशन होल्डर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर्स पहले मेन कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई करेंगे तो ही जाके उनको ये वाली स्कीम का फायदा मिलेगा। फिर सर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बाय एन इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर टू एन इंडियन और फॉरेन मेन कॉन्ट्रैक्टर, ये भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब एक बार मैं आपको दिखाऊं क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो घबराना मत, चैप्टर सच्ची बोलूँ ना तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको डिटेल में पढ़ाते ना तो 3-4 घंटे लगते ही है। अभी अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने को तो भाई ऊपर ऊपर से भी अपन ने पढ़ लिया ना तो अपने को 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। अब देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, डिफाइन स्टेटस होल्डर, which category of exporter firms are eligible for recognition as a status holder, what are the criteria towards recognition as status holder, also state the minimum threshold limit। अब भाई हमने वो स्टेटस होल्डर के बारे में पढ़ा था, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो अब यही बताना पड़ेगा। स्टेटस होल्डर मतलब भाई जिसको रीजनल अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज करा उसको बोलेंगे स्टेटस होल्डर। कैसे मालूम पड़ेगा? बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होगी सर? वो FOR बेसिस एज कैलकुलेटेड ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये IEC नंबर होना चाहिए और ये सारे टारगेट्स। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया, 3, 50, 200, 800, 1, 2, 3, 4, इधर इन्होंने 2 हटा दिया। ठीक है, बताओ कमेंट सेक्शन में 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए कितना था। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा भाई। फिर 3 फाइनेंशियल ईयर, सिंपल क्वेश्चन है। अब रिपीट क्वेश्चन तो नहीं आते, बट अपने को ये एक अंदाजा भी हो गया ना कि भाई कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो उसमें अपने को 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। अब देखो, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी what does national trade facilitation action plan aims to achieve? Enumerate the trade facilitation measure which are provided under foreign trade policy। भाई ये अभी हमने पढ़ा था, देखो शुरू में मैंने आपको ये पढ़ाया था। ये देखो, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब अचीव करेंगे। और कैसे करेंगे? अभी आपको पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स ध्यान रहेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, और पॉइंट्स ध्यान नहीं रहेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। और मैं बोल रहा हूँ ना यार, इस चैप्टर को मत छोड़ो, क्या सिंपल, ये देखो। और कैसे करना है बस। और इनफैक्ट इन्होंने बोला कि भाई आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट बताने, आप इतने याद भी मत करो,
दो पॉइंट्स ध्यान रख लो, जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है दो तीन पॉइंट्स ध्यान रख लो, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आते ही 4 मार्क्स का है, तो आपको ज्यादा पॉइंट याद करने क्यों है। ठीक है, इस बार मेरा ऐसा मानना है कि वो जो DFIA स्कीम है ना 15% वाली, वो पढ़ के जाना, वो आ सकती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।